हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ख़त्म किया था, तो अब हम सीआरपीसी चालू करते हैं, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं दंड प्रक्रिया जो संहिता है, ये क्या है? एक प्रक्रिया विधि है। मूल विधि हमारी आईपीसी है। ठीक, सबसे पहले इसको, ये एक कंकरेंट लिस्ट है जो सेंट्रल और स्टेट में लागू होती है। ठीक है, कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1974 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 25 जनवरी 1974। कुल फॉर्म नंबर जो है वो है कितने? 56। चैप्टर हैं 37, शेड्यूल हैं 2। और जो संशोधन हुआ है वो 2013, 2015, 2018, 3 फरवरी, 23 जून और 21 अप्रैल। ये सब याद रखने की ज़रूरत है। अधिकतर एपीओ के पेपर में या जुडिशरी के पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा सेक्शन, कितने शेड्यूल हैं इसमें, कौन सी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंट्रल स्टेट है, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, कब लागू हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारी लॉ हैं, उसका जो सेक्शन 1 है, उसमें अधिकतर हम देखते हैं कि सेक्शन 1 जो धारा 1 हमारी है, उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें एक बात और नोट करने वाली है कि जो चैप्टर 8 है, 10 है और 11 है, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में सीआरपीसी लागू नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो है ये परिभाषा बताता है। अब इसमें परिभाषा है कैसे कैसे। तो धारा 2 का ए है, 2 का ए, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। मतलब 2 के ए में जमानती अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और अजमानती मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जमानती अपराध में जमानत मिल जाती है। ठीक है, इसमें बेल का अधिकार है। ठीक, और अजमानती अपराध में बेल के लिए अप्लाई करना होता है। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 के ए में क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और अजमानती अपराध। फिर आता है 2 का बी। 2 का बी में क्या है? आरोप, जिसको चार्ज बोला जाता है। 2 का बी किसकी डिफिनेशन बताता है? आरोप की, चार्ज की बताता है। फिर 2 सी, सी से याद रखेंगे संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिनको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2 शेड्यूल मैंने आपको बताए थे। ठीक, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जैसे कैसे? मर्डर, रेप, चोरी, इसमें तुरंत एफआईआर होती है। ठीक है, और 3 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, किसी से भी दंडित किया जा सकता है। तो 2 के सी में क्या था? संज्ञेय अपराध। अभी हम संज्ञेय अपराध के बारे में सेक्शन 154 के बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर आता है 2L। 2L क्या कहता है? असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके बारे में आप सेक्शन 155 के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। 2L में डेफिनेशन दी गई है असंज्ञेय अपराध की। ठीक है, फिर आता है 2 का डी। 2 का डी मतलब परिवाद। परिवाद जिसको कंप्लेंट बोलते हैं। अब कंप्लेंट क्या होता है? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाने पर दृष्टि से मौखिक व लिखित रूप से किया गया व्यक्ति ज्ञात व अज्ञात हो, जिसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। पुलिस मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो एफआईआर होती है। तो जो कंप्लेंट होती है वो संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एफआईआर अलग है और कंप्लेंट अलग है। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाने के लिए दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके बारे में कंप्लेंट दी जा सकती है। फिर 2 का ई। 2 का ई में क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। फिर आता है 2 का जी। तो 2 का जी क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी जी, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट और या ट्रायल को छोड़कर इंक्वायरी की जाती है। ठीक, अब आता है 2 का एच। तो 2 के एच में क्या है? इन्वेस्टिगेशन। कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है, संज्ञेय अपराधों के लिए।
इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है साक्ष्य एकत्रित करना, एविडेंस को कलेक्ट करना। फिर आता है 2 का आई, न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग। साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, तो आई जुडिशियल से आई याद रखिएगा, ठीक है। एच क्या था, इन्वेस्टिगेशन। जी इंक्वायरी, जी। ई क्या है, हाई कोर्ट। 2D क्या है, कंप्लेंट, कंप्लेंट याद रखिएगा तो डी याद रहेगा, 2D से कंप्लेंट। 2C संज्ञेय अपराध, ठीक है। 2B चार्ज, आरोप। BC याद रखिएगा। 2A जमानती अपराध और अजमानती अपराध। अब आता है 2J। 2J का किसकी डिफिनेशन दी गई, लोकल जुरिडिक्शन की दी गई है। 2N अपराध, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। 2N अपराध। 2Q का क्या है, प्लीडर, मतलब प्राइवेट वकील। 2Q प्लीडर, प्राइवेट वकील। फिर आता है 2R में पुलिस रिपोर्ट, तो R से याद रखिएगा, R से रिपोर्ट, तो 2R पुलिस रिपोर्ट। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको सरकारी वकील बोला जाता है। 2S पुलिस स्टेशन, तो S से स्टेशन याद रखिएगा, S से स्टेशन किसका, पुलिस स्टेशन। R से रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, 2R से पुलिस रिपोर्ट, 2S से पुलिस स्टेशन। 2Q से प्लीडर, 2U से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर में यू होता ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U। 2W किसका, समन केस, W से समन केस, और X का वारंट केस। अब देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, वैसे W से वारंट केस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जैसा अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो 2W समन केस, कोर्ट में अपीयर होगा, समन केस के लिए कोर्ट में अपीयर होगा। वारंट केस में गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने में 2 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, कुछ भी हो सकता है। फिर एक ये नया जोड़ा गया 2WA, पीड़ित, विक्टिम जो उसको बोला जाता है। कब जोड़ा गया, ये सन 2009 में जोड़ा गया। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि विक्टिम को किस सन में जोड़ा गया, तो 2WA पीड़ित 2009 में जोड़ा गया। पीड़ित में अभिभावक और विधिक वारिस दोनों हो सकते हैं, ठीक। अब ये तो हमारी टोटल डिफिनीशन थी 2A से लेकर 2WA तक। अब बात करते हैं धारा 3 की, तो धारा 3 में क्या है, मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट में कौन से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का होता है वो 1 साल तक की सज़ा व जुर्माना का उसके पास अधिकार होता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता है उसमें 3 साल तक की सज़ा प्लस 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने तक का जुर्माना लगा सकता है, तो ये 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। अब आता है सेक्शन 4, धारा 4 क्या कहती है, अपराधों का विचारण IPC के द्वारा और अदर लॉ के द्वारा। तो अदर लॉ में जैसे पेनल्टी और इंक्वायरी CRPC के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिए CGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये 7 साल तक की सज़ा और कितना भी जुर्माना लगा सकता है, ये इसके पास राइट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास 1 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना। तो अब इसमें जुर्माना कितना, 5,000 था, पहले इसमें कम था लेकिन अब बढ़ा दिया गया 5,000, इसमें 10,000 फर्स्ट क्लास में। CGM कितना भी लगा सकता है। फिर आता है धारा 5, सेविंग, जिसको व्यावृत्ति बोला जाता है। ये स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, CRPC अप्लाई नहीं होता है 5वें। अब आते हैं चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक है, जो 6 से 25 तक। अब इसमें देखिएगा कि किस सेक्शन का कनेक्शन किससे है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला आता है धारा 6। धारा 6 में क्या है, दंड न्यायालयों के वर्ग हैं, हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये दंड न्यायालयों के पार्ट्स हैं, हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो इसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट 3 लोग आते हैं। तो प्रथम वर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में जो बैठते हैं। सेकंड वर्ग जो आते हैं द्वितीय वर्ग में, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। इसमें महानगर क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेट आते हैं इसमें महानगर मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं, DM, SDM और ADM। DM, SDM और ADM ये ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये विचारण नहीं कर सकते हैं। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वो विचारण नहीं कर सकते हैं। अब इसी सेक्शन 6 से रिलेटेड जो है वो हमारा सेक्शन 26 है।
न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। भाई इनके द्वारा ट्रायल नहीं कर सकते हैं तो किनके द्वारा ट्रायल किया जा सकता है? तो ऐसे कोर्ट जिनके द्वारा अपराध को विचारणीय है, ट्रायल कोर्ट। उच्च न्यायालय, प्रथम व द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। उच्च न्यायालय, प्रथम व द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। सेक्शन 26 का को रिलेशन सेक्शन 326 से है। ये जब हम आपको आगे बताएंगे तब आपको और डिटेल देंगे। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 6 का 26 से कैसे कनेक्शन है। 6 में है दंड न्यायालयों के वर्ग हैं, इसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में डीएम, एसडीएम, एडीएम है। ये ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो ट्रायल कौन कर सकते हैं? सेक्शन 26 के अनुसार न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, ट्रायल कोर्ट जिनको बोला था। उच्च न्यायालय, प्रथम व द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगली जो धारा है, धारा 7 है। प्रादेशिक खंड बोला जाता है, मतलब प्रदेश को बांटना, प्रदेश को बांटना। सेशन, डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया। सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और मेट्रोपॉलिटन। फिर अब देखिए सेक्शन 8 क्या है? धारा 8, महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए, उस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र बोला जाता है। फिर आता है सेक्शन 9, धारा 9, सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय। हाई कोर्ट द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सबसे पहली बात, राज्य सरकार द्वारा स्थापित करना, राज्य सरकार स्थापित करती है। इसमें सेशन न्यायालय में कौन कौन लोग आते हैं? सेशन जज आते हैं, एडिशनल सेशन जज आते हैं, असिस्टेंट जज आते हैं, को हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सब हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन कौन? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट जज। फिर बात करते हैं धारा 10 की, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में क्या है? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सेम रैंक के होते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं वो सेम रैंक के होते हैं। असिस्टेंट सेशन जज का अधीनस्थ होना और इनके अधीनस्थ में असिस्टेंट सेशन जज होता है। ये धारा 10 कहती है। फिर बात करते हैं धारा 11 की। तो धारा 11 क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ऐसे जिले जो महानगर क्षेत्र नहीं है। अब महानगर क्षेत्र नहीं है मतलब उनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थापित किए जाएंगे राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात। मतलब राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां बैठता है ऐसा क्षेत्र जो महानगर क्षेत्र नहीं है। फिर बात करते हैं धारा 12 की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। चीफ सीजीएम और एसीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको कौन नियुक्त करता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है, इनके पास ये पावर होती है। फिर बात करते हैं धारा 13 की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है 1 साल के लिए, हाई कोर्ट के द्वारा, बिना उनकी परामर्श के नहीं होता। फिर बात करते हैं धारा 14 की। तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, अब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन कौन कौन होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय समय पर जो सेक्शन 11 व 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट हैं उन सब को शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं धारा 15 की। तो धारा 15 में देखिए कौन सा है? इसमें लिखा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल जज। स्पेशल जज और एडिशनल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। इसके अंडर में सीजीएम, सीजीएम के अंडर में जीएम फर्स्ट क्लास, जीएम फर्स्ट क्लास के अंदर में जीएम सेकंड, ये सब अधीन हो गए। बट अब इसके अंदर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके अंदर चीफ जुडिशियल सेकंड क्लास। अब देखिए सेक्शन 16 महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब सेक्शन 8 क्या था? सेक्शन 8 में महानगर क्षेत्र था और सेक्शन 16 में क्या है? महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय। महानगर क्षेत्र था और 16 में क्या है? महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय।
राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा। सेक्शन 16। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। तो उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्र में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगा, सीएमएम और एसीएम। जैसे सुना होगा अपना सीएमएम कोड। तो सेक्शन 17 क्या कहती है? उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, हाई कोर्ट जो होगा वो अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्र में सीएमएम और एसीएम को नियुक्त कर सकता है। फिर सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट क्या होता है? 14 साल के लिए उच्च न्यायालय, 14 साल के लिए उच्च न्यायालय। फिर बात करते हैं सेक्शन 19। तो महानगर मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना सीएमजे और एसीएमजे, चीफ मेट्रोपॉलिटन जज और असिस्टेंट चीफ मेट्रोपॉलिटन जज अधीनस्थ होगा एसजे के सेशन कोड। ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन कौन से बताए थे हमने आपको? डीएम, एसडीएम और एडी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में जितने को उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, जितना वो उचित समझे, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। मतलब डीएम, एसडीएम और एडीएम में जिसको चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट जीएम नियुक्त कर सकता है। ठीक, ये सेक्शन 20 हुआ। अब 20 में क्या था? 20 में था हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और 21 में क्या है? विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कोरिलेट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कम से कम एक एक सेक्शन को 50-50 बार, 100-100 बार पढ़िएगा, तब आपको याद होगा। क्योंकि पहले मुझे भी डर लगता था कि कैसे याद होगा, लेकिन मैंने एक ही चीज़ को कम से कम 50 बार, 100 बार पढ़ा। ठीक है। अब आता है सेक्शन 22। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। 22 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या क्या है? 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, कहाँ अधीनस्थ हो। फिर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक अभियोजक। उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के अभियोजन के लिए एक लोक अभियोजक तथा एक से अधिक नियुक्त कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के अभियोजन के लिए एक लोक अभियोजक या एक से अधिक लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकता है। 24 में कहा था लोक अभियोजक और 25 में क्या है? सहायक लोक अभियोजक, राज्य सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। ठीक है। फिर देखिए 25 का 25 में सहायक लोक अभियोजक है। 25 का अभियोजन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये सन 2005 में जोड़ा गया है, ये सन जरूर याद रखिएगा। 25 में क्या था? सहायक लोक अभियोजक और 25 के काम में अभियोजन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन। सरकारी वकील अधीन होते हैं। ठीक। अब आता है चैप्टर 6 जो है 26 से 35 के बीच। ठीक। अब जिससे इसमें धारा 27 है, तो धारा 27 किस लिए है? किशोरों के मामलों के अधिकारिता। किशोरों के मामले का मतलब जिनको आपने सुना होगा अधिकतर बाल सुधार गृह में जो भेजे जाते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसमें बालक अधिनियम 1960 का किशोर अपराध के उपचार, प्रशिक्षण, पुनर्वास के लिए किसी अन्य विधि के अधीन सशक्त किया गया। ये चैप्टर 27। फिर आता है धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। अब मतलब दंडादेश मतलब ऐसे कौन कौन से दंड हैं जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। 29 क्या है? धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अब इनमें जो पनिशमेंट दे सकते हैं उनके बारे में बताया। तो 28 में क्या बताया गया? उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ये कौन सी सज़ा दे सकते हैं। 29 में जो मजिस्ट्रेट सज़ा दे सकते हैं। 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास या दंडादेश, और कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, मतलब किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया, किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया और वो जुर्माना नहीं दे पा रहा है, तो उसे क्या करते हैं?
सजा का 1/4 कर देते हैं। जैसे मान लो कि उसको एक मोटा मोटा बताते हैं कि 100 दिन की मान लो सजा हुई, ठीक, मोटा मोटा, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए 100 दिन की उसको सजा हुई और उसके बाद जुर्माना लगा 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये देने में समर्थ नहीं है, तो वो सजा का 1/4 मतलब 100 का अगर 1/4 करेंगे तो 25 आएगा, मतलब वो 125 दिन जेल की सजा काटेगा। अब बात करते हैं चैप्टर 4 सेक्शन 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब जो सीनियर पुलिस अधिकारी होगा उसकी पावर क्या क्या, ठीक है, ये सेक्शन 36 कहता है। अब बात करते हैं धारा 37 की। तो जनता कब मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता करेगी? सबसे पहली बात कि जनता कब कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। ऐसा व्यक्ति को जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा, परशांति भंग का निवारण या दमन। तीसरा, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न का विवरण करता है। ऐसे लोगों को मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता जनता कर सकती है, ठीक है। तो ये धारा 37 कहती है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? जब वो परशांति भंग करते हैं या किसी रेल या नहर या किसी सरकारी काम काज में कोई अगर बाधा डाल रहा है, तो वो हमारा धारा 37 है। अब बात करते हैं धारा 38 की। तो धारा 38 क्या है? पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति की सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, जो मतलब वारंट को निष्पादित कर रहा है, वो धारा 38 के अंतर्गत है। फिर धारा 39 कुछ अपराधों का इत्तला का जनता द्वारा देना। ऐसे अपराध जिनको इत्तला, जिनकी जानकारी, जिनकी सूचना जनता के द्वारा दिया जाए, ठीक। अब इसमें बात करते हैं धारा 40 गांव के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और गांव में निवास करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी की जानकारी देना। गांव के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और गांव में निवास करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जानकारी देना। ये धारा 40 का, ठीक। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो है 41A से 60 व्यक्ति की गिरफ्तारी। व्यक्ति की गिरफ्तारी तो सबसे पहले आता है सेक्शन 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? सबसे पहला, किन मामलों में? संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी कंप्लेंट जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध किया है, ठीक है। तो उस स्थिति में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो पुलिस के सामने कोई अपराध किया हो गया हो, वो संज्ञेय अपराध माना जाता है। अब भले वो मारपीट कर रहा हो या चोरी करके भाग रहा हो। ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल से कम या 7 साल हो, ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध बोला जाता है, जिनकी सजा 7 साल या 7 साल से कम। ये सेक्शन 41 है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल से ज़्यादा हो, जिसे अपराधी उद्घोषित कर दिया जाए, ये सब संज्ञेय अपराध के अंडर में आता है, अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। अगर मान लीजिए मेंस में लिखने को आता है तो आपको इन सारे पॉइंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। यही मेंस का आंसर बनता है। अगर कोई संपत्ति चोरी होने का संदेह हो, अगर कोई पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाता हो, संघ के सशस्त्र बलों में किसी से भागने का संदेह हो, ऐसा अपराध जो भारत में दंडनीय है परंतु भारत से बाहर नहीं है, बेल पर छूटा हुआ व्यक्ति उन शर्तों का अगर उल्लंघन करता हो तो वो भी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से जानकारी मिले कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, तब भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी संज्ञेय अपराध में आता है कि कब कब व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इसका सेकंड क्लॉज है, असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। असंज्ञेय अपराधों में, असंज्ञेय अपराधों में बिना वारंट की या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब देखिए सेक्शन 41A, ये सन 2009 में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा कब जोड़ा गया है, सन 2009 में जोड़ा गया है, सेक्शन 41 का ए।
पुलिस अधिकारी के एक समक्ष हाजिर होने की सूचना। अगर सेक्शन 41 में गिरफ्तार नहीं करता है तो उस व्यक्ति को बुला सकता है। अगर मान लीजिए सेक्शन 41 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं करता है तो वो 41A के अंतर्गत उस व्यक्ति को बुला सकता है। ठीक। फिर आता है सेक्शन बी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकार के कर्तव्य क्या है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है और गिरफ्तारी करने वाले के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। उस पुलिस ऑफिसर का नाम का सही प्रकट और स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। कम से कम एक सदस्य का उसके सामने उसी के परिवार का उसके हस्ताक्षर करवाया जाए। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ रहा है बिना वारंट के, तो एक रिलेटिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रिलेटिव नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। तो कम से कम एक सदस्य का उसके सामने उसी के परिवार का उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके अधिकार हैं कि उसका नाम का सही प्रकट और उसकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। अगर परिवार का सदस्य ना हो तो उसके मित्र व रिश्तेदारों को सूचना दें। अगर मान लीजिए परिवार में कोई नहीं है, अकेला है और अकेला उसको पकड़ रहे हैं बिना वारंट के, तो उसके रिश्तेदारों को सूचना देनी पड़ेगी। सेक्शन 41C, ये क्या होता है, नियंत्रण कक्ष, जिसको कंट्रोल रूम बोला जाता है, प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर। नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे सूचना पट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम, पता और उस पुलिस अधिकारी का नाम होना चाहिए। जिस पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे सूचना पट मतलब बोर्ड पर उस व्यक्ति का नाम, पता और उस पुलिस अधिकारी का नाम होना चाहिए जिसने उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। फिर सेक्शन 41D, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये हमको सेक्शन 41 देता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसका ये अधिकार है कि उसको अधिवक्ता से